प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। ये सांस हवस में इतनी अंधी होती है कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाती, क्योंकि उनका पति उन्हें भरी जवानी में छोड़कर इस दुनिया से चला गया होता है। लेकिन जब बेटी की शादी हो जाती है तो उनके जीवन में एक खालीपन आ जाता है। अब वे क्या करें? ऐसे में उनके सामने जब दामाद का रहन सहन आता है तो उनके अंदर एक अजीबोगरीब की हलचल मचने लगती है। राजू घर जमाई बना था, खुशी पाने के लिए, दौलत पाने के लिए, और अपनी बीवी की इच्छा अनुसार उसने अपनी जिंदगी उस घर में बिताने के लिए हामी भर ली थी, क्योंकि वह अपनी बीवी से शादी से पहले भी बहुत प्यार करता था। दोनों प्यार के जरिए शादी के बंधन में बंधे थे। जब अपनी मां शकुंतला से उसको मिलवाने लाती है तो शकुंतला पहली ही नजर में देखकर उसको पसंद कर लेती है और अपनी बेटी गीता से कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारी पसंद की दांत देती हूं कि तुमने मेरे लिए दामाद बहुत अच्छा ढूंढा है। दोस्तों, जब राजू की शादी हो जाती है और राजू उस घर में रहने लगता है तो हर वक्त उसकी सास उसके ऊपर नजर रखती थी। अगर वह रात को अपनी बीवी के साथ तन्हाई के पलों में कुछ करने की कोशिश करता तो उसको एक अनजाना सा डर सताता रहता। वह देखता कि उसकी सांस दूर से दरवाजे के बाहर से उसको झांक रही है। उसको यह एहसास होता कि सांस उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए है। राजू एक सीधा साधा लड़का था। वह ऐसा लड़का नहीं था कि वह इन बातों को देखकर वह बहल जाता या सांस के ऊपर वह नजर रखता। वह ऐसा नहीं था। उसे शर्म आती थी, लेकिन उसकी सांस उसको देखती रहती थी, इसीलिए वो खुलकर अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पा रहा था। लेकिन एक दिन राजू ने जब उसका सब्र का पैमाना जवाब दे गया तो अपनी सांस को उसका हाथ पकड़कर एक दिन कमरे में बुला लिया। और फिर उसके बाद जो हुआ आप तो जानते ही होंगे कि आगे क्या हो सकता है। शुरू से आखिर तक यह कहानी मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाने वाला हूं। एक सास, एक दामाद और एक पत्नी की यह कहानी बड़ी ही हैरत अंगेज है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमेशा की तरह अपना नाम अपने शहर के साथ लिख दें ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की है। यहाँ एक 40 साल की विधवा महिला रहती थी, लेकिन उसकी उम्र देखने में 40 साल की नहीं लगती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसको देखता उसका मन मचल जाता। उस महिला की एक बेटी भी थी जो बिल्कुल अपनी मां की तरह ही खूबसूरत थी। इस लड़की का नाम सीमा था। सीमा एक चंचल शोक मिजाज लड़की थी। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी वहां के सभी लड़के कॉलेज के उसको चाहते थे। सीमा से प्यार करना चाहते थे, उसके साथ टाइम गुजारना चाहते थे, लेकिन सीमा कभी किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती थी। राजू भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। राजू एक सीधा साधा सिंपल स्वभाव का लड़का था। वो कभी किसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करता था। उसको सिर्फ पढ़ने लिखने से मतलब था। बस यही अदा राजू की सीमा को पसंद आ जाती है। जहां कॉलेज के तमाम लड़के सीमा के ऊपर फिदा थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि वह घर से बहुत ज्यादा मालदार थी। सभी को पता था कि यह अपनी मां की इकलौती बेटी है। बाप इसका करोड़ों की जायदाद इसके पास छोड़कर गया है और मां अकेली उसको पाल रही है। और उसकी मां ने दूसरी शादी भी नहीं की है, अपनी बेटी के साथ ही अपनी जिंदगी को गुजार रही है। तो जो भी सीमा का हमसफर बनेगा वो उसका भी हकदार होगा और वह उसकी दौलत का भी हकदार होगा। यह ज्यादातर लड़के इस बात को जानते थे, इसीलिए वह उसको प्रपोज करने की कोशिश करते थे। वह तरह तरह सीमा को अदाएं दिखाते थे, अपनी तरफ उसको आकर्षित करने की कोशिश करते थे, लेकिन सीमा किसी को भाव नहीं देती थी। उसकी आंखों में बस राजू था, सीधा साधा राजू। वो लड़कियों से दोस्ती नहीं करता था, ना ही लड़कियों की तरफ देखता था। सीमा ने सोचा था कि अगर राजू जैसा हैंडसम होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद और यह लड़कियों से दूर भागता है तो इसमें दो ही बातें हो सकती हैं। या तो यह बहुत ज्यादा शरीफ है या फिर यह लड़कियों के काबिल नहीं है, यह नामर्द है। लेकिन उसने रिस्क ले लिया था कि वे इसकी हकीकत को जानकर रहेगी वह नामर्द है या फिर उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता है। वह पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है। यह इस वजह से वह लड़कियों की तरफ नहीं देखता। इसलिए धीरे धीरे सीमा ने राजू के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। कभी लंच टाइम होता तो कैंटीन में जानबूझकर उसके पास जाकर बैठती, लेकिन राजू उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। हर वक्त उसके हाथों में किताबें होती थीं
और वह अपनी किताब में गुम रहता था। एक दिन सीमा उसके पास पहुंची, उसके हाथ से किताब छीन ली और कहने लगी कि इस कॉलेज की सबसे हॉट, सबसे खूबसूरत, हसीन लड़की, सबसे मालदार लड़की तुम्हारे पास आना चाहती है, तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती है, और तुम मुझे आंख उठाकर नहीं देखते। जहां कॉलेज के सभी लड़के मेरी खूबसूरती पर, मेरी दौलत पर फिदा है, और मुझे एक इशारे की देर है कि किसी भी लड़के को अगर मैं कूदने को, धूप में एक टांग पर खड़ा रहने के लिए कहूं, या कहूं कि किसी पेड़ की चोटी पर चढ़ जाओ, तो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार होते हैं। तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम तो गरीब हो, तुम तो ना तो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें किस बात का घमंड है? वह कहता कि मुझे यही घमंड है कि मैं गरीब हूं, मुझे इस बात का गुरूर है, मुझे घमंड है, और इस गरीबी के चलते मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूं कि कैसे एक गरीब परिवार का बेटा एक कामयाब आदमी बन सकता है। मुझे सब कुछ अपने घर परिवारों के लिए करना है, अपना करियर बनाना है। इसलिए अगर मैं अब लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, मैं लड़कियों की चाहत में मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया, और दूसरे लड़कों की तरह मैं भी अय्याशी करने लगा, तो शायद मैं कुछ कर ना पाऊं। ये बात सुनकर के सीमा बड़ा इंप्रेस होती है। उसकी ये अदा उसे बहुत पसंद आती है कि राजू एक मेहनती, एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का है, और वह आगे चलकर कुछ करना चाहता है। वह फिर राजू से नजदीकियां बढ़ाती है, कहती है कि राजू, मैं तुम्हारी इच्छा की कदर करती हूं, मैं तुम्हारी मेहनत की कदर करती हूं। जहां इस कॉलेज के सभी लड़के मेरे साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, और तुम किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते हो, बस यही तुम्हारी सादगी मुझे पसंद आई है, और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। मुझे अपनी जीवन साथी की ऐसे ही लड़के की तलाश थी जो मेरी खूबसूरती पर या मेरी दौलत पर ना मरे, मतलब मुझे जो चाहे वह सच्चे दिल से प्यार करें। ऐसी मैं अपने लिए तुम्हारे अंदर वह खासियत देखती हूं। बहरहाल दोनों के बीच में अब नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थीं। राजू भी कहीं ना कहीं अब उसको चाहने लगा था। एक दिन सीमा उसको अपने घर ले जाती है कि राजू, मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत बड़ा घर है मेरा, जहां पर नौकर चाकर भी है, और मेरी माँ अकेली रहती है मेरे साथ। मेरे बाप बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कम उम्र में बहुत दौलत इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उनकी जिंदगी शायद मेरी माँ के साथ आगे तक नहीं थी, और मेरी माँ भरी जवानी में विधवा हो गई। लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दी और दूसरी शादी नहीं की। बस यही उनकी जिंदगी है। चलो आज मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले चलती हूँ। वो डरता है कि कहीं तुम्हारी माँ कुछ गलत ना सोच ले। कहने लगी, कुछ नहीं होगा। राजू जब उसकी माँ के सामने, शकुंतला के सामने बैठता है, तो शकुंतला जो थी, लगभग अभी उसकी उम्र जो थी वो 40 साल के आसपास की थी, और वह अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखती थी। कहने को तो विधवा थी, लेकिन कहीं से भी उसका रहन सहन विधवा जैसा नहीं लगता था। उसके बाल, मेकअप और कपड़े हमेशा एक मॉडल की तरह होते थे। वो बहुत चंचल थी और अपनी उम्र से काफी छोटी दिखती थी। अगर सीमा और शकुंतला साथ बैठती तो कोई नहीं कह सकता था कि वे माँ बेटी हैं, बल्कि वे छोटी बड़ी बहनें लगती। शकुंतला ने जैसे ही राजू को देखा, वह समझ गई कि वह एक सीधा और शरीफ लड़का है, और वह सीमा से कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारी पसंद पर मुझे नाज है, और मैं तुम्हारी पसंद की दांत देती हूं कि तुमने अपने जीवन साथी की शक्ल में राजू को चुना है। ये बहुत मेहनती लड़का मुझे लगता है, और बहुत ही शरीफ लड़का है। मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी होते ही तुम्हारी शादी करा दूंगी। अब क्या राजू और सीमा की मुलाकातों का सिलसिला साफ था, और अब दोनों के बीच में मुलाकातें होने लगती हैं। दोनों ने ग्रेजुएट किया, अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर जब शादी का नंबर आता है तो शकुंतला की माँ राजू के सामने एक शर्त रखती है कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से तो करा दूंगी, लेकिन उसमें एक शर्त ये होगी कि तुम्हें घर जमाई बनकर यहीं पर रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर राजू बड़ा परेशान होता है कि मैं अपने घर वालों से पूछने के बाद ही कोई जवाब दे पाऊंगा। राजू जब अपने घर वालों के सामने यह बात रखता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसी से शादी करूंगा। कुछ दिन सोचने के बाद राजू के माँ बाप बोले, बेटा, हमें तुम्हारी पसंद से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिससे शादी करना चाहो हमें मंजूर है। राजू ने कहा, लेकिन एक समस्या है। माँ बाप ने पूछा, क्या समस्या है बेटा? राजू बोला, मुझे शादी के बाद ससुराल में ही रहना पड़ेगा, घर जमाई बनकर। यह सुनकर उसके माँ बाप ने साफ मना कर दिया। उसके पिता बोला, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, लड़के को अपना घर बसाना चाहिए, तुम्हें अपनी पत्नी को हमारे घर लाना होगा,
ना कि खुद ससुराल में रहना या अपने घर में रहना है। यही विधि का विधान है और यही रस्म है और सब लोग ऐसा ही करते हैं। तब राजू ने बताया कि अपने मम्मी पापा से कि ऐसा है कि जो मेरी पत्नी बनने वाली है, जो सीमा है, उसका बाप नहीं है। उसके बहुत बड़ा घर है, अकेली उसकी माँ है, बुढ़ापे की ओर जा रही है। उसके बाद मरने के बाद वह सब कुछ मेरा है। इतने बड़े घर को और इतने बड़े कारोबार जो उनकी धन दौलत है, वह कौन संभालने वाला है। इसलिए उसकी माँ चाहती है कि मैं वहीं पर रहूं और उसके बाद सारी विरासत का हकदार मैं ही बनूं। जब घर वाले सुनते हैं तो अपने बेटे के आगे वह झुक जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने बेटे का भविष्य बनता हुआ दिखाई दे रहा था, अपने बेटे का करियर बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि बेटा इतनी बड़ी मालदार जगह पर रहेगा, सब कुछ उसका होगा। तो माँ बाप शादी करने की इजाजत दे देते हैं और फिर बड़ी धूमधाम से राजू और सीमा की शादी होती है। और फिर वो सुहाग की रात, वो सुहाग की सहज उसी घर में जो सीमा का घर था, उसी घर के कमरे में सजाई जाती है। सब लोग शादी की शिरकत करके अपने पने घर जा चुके थे। राजू के घर वाले भी अपने घर जा चुके थे। देर रात जब सुहागर रात पर राजू पहुंचता है तो उसने दरवाजा तो बंद किया था, लेकिन कुछ खिड़कियों में आवाजें आती हैं। कुछ दरवाजों में ऐसी आवाज उसको आती है कि शायद कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है। जब उसने दरवाजे के पीछे खड़ा होकर देखा तो उसने देखा कि उसकी सास दरवाजे पर खड़ी है। वो सास को देखकर चौंक जाता है, कहता है कि सासू मां, रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। अब शकुंतला जो है वह कहती है कि नहीं बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं आज रात अपनी बेटी के साथ यहीं पर सोऊंगी। उनके सामने दामाद कैसे, वह अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मना सकता है। अब वह जब अपनी पत्नी से कहता है कि सासू मां तो यही सोने की के लिए कह रही है, तो सीमा भी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी मां ने मुझे बचपन से पाला है, मुझे बहुत प्यार करती है। मैं हर रोज अपनी मां के पास सोती थी और शायद उन्हें अभी मुझसे अलग सोने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। धीरे धीरे यह रात क्या है, जिस्म के संबंध क्या है, जिस्म का मिलन क्या है, यह तो अब हम पति पत्नी बन गए हैं। यह तो जिंदगी में होते ही रहेंगे। मेरी मां अगर हमारे साथ सोना चाहती है तो सोने दो। बहरहाल उस रात के सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर वो सो जाता है। सास उसकी सोती है, वही अपनी बेटी के पास, लेकिन वह राजू को तकती रहती है, उसको घूरती रहती है, देखती रहती है। दोस्तों, इस तरह से अब आए दिन का जो है वह हर रोज का यही मामला था कि जब भी राजू घर में आता काम से तो बस वह उसके साथ आगे पीछे रहती, उसको घूरती रहती। और जब रात का वक्त होता वो अपनी पत्नी के साथ उन पलों को जीना चाहता जिन पलों को एक पत्नी अपने पति के साथ जीना चाहती है। दोनों पति पत्नी उस सुनहरे पलों में आपस में जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं। उन पलों में भी वह उस पर नजर रखती थी और वह उसको उसके करीब नहीं जाने देती थी। राजू को ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि उसकी सास उससे यह चाह रही हो कि वह उसके साथ सोए, उसकी बेटी के साथ ना सोए, वो उसके पास सोए। वह ऐसा महसूस कर रहा था उसकी सांस उसको अपने ऊपर आकर्षित करने की कोशिश करती है। कहीं भी वह एक विधवा नहीं लगती थी। बिना वह श्रृंगार हर तरह पूरी तैयार रहती थी और वह उसके चारों तरफ मंडराती रहती थी। 6 महीने राजू की शादी को बीत चुके थे, लेकिन उसे वह पत्नी का सुख उसे नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी सांस उसको वह मौका भी नहीं दे रही थी। वह कैसे कहता अपनी सास से, या बेशर्म बनके अपनी सास के सामने कैसे वह अपनी पत्नी के ऊपर सवार हो जाता, या किस मुंह से वह अपनी सास से कहता कि सासू मां, हम पति पत्नी को बख्श दो, हमारे बीच में जो पतिपत्नी वाले संबंध हैं वह बनने दो। मैं अपनी पत्नी को छूना चाहता हूं, उससे प्यार करना चाहता हूं। क्यों? तुम मेरे बीच में रोड़ा बनी हुई हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम्हारा पति मर चुका, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए थी। आज तुम मुझसे जो चाह रही हो वो मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता। 6 महीने में राजू की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। दिन तो जैसे तैसे उसका कट जाता था, लेकिन रात उससे कांटे नहीं कटती थी। कभी कभी तो उसका मन होता था कि वह सांस का गला दबा दे और उसको वह खत्म कर दे, और यह रोज रोज का जो उसके ऊपर नजर रखना है वो किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी अपनी मां से बहुत प्यार करती थी और वे हर रोज उसको समझा दिया करती कि जिंदगी पड़ी है, यह सब कुछ होता रहेगा। लेकिन एक मर्द के साथ में जब उसकी औरत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, बढ़िया हो, रात का समय
होच महीने उसको सर्टिफिकेट उसका बन चुका हो शादी होने का, अपनी बीवी के साथ सोने का लाइसेंस मिल चुका हो, और फिर वह उस लाइसेंस होने के बावजूद, उस सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उसके साथ संबंध नहीं बना पा रहा था एक मर्द के ऊपर। क्या गुजरेगी, क्या हाल होगा उसका, यह अंदाजा आप लगा सकते हो दोस्तों। दिन यूं ही गुजर रहे थे राजू का। सब्र का पैमाना छलकता जा रहा था। उसकी सांस की नजरें उसको ऐसे देखती हैं जैसे उनमें हवस भरी हो। एक दिन उसकी सास ने जब उसने सासू मां कहकर उसको पकारा तो उसको डांट देती है, उसको धमका देती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे सासू मां कहते हो, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, बल्कि मुझे आंटी कहा करो, मैं अभी हैंडसम हूं, जवान हूं, खूबसूरत हूं, तुमने मुझे देखा नहीं है। ये बातें जब उसने कही तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। दोस्तों, उसके बाद जब एक दिन सीमा घर में नहीं थी, उसकी सांस अकेली थी, वह बाहर से आया, बड़ी सजी सबरी थी और वह उसके साथ बैठती है, उसको ऊपर से नीचे तक घूरती रहती है। उसका सब्र का पैमाना छलक जाता है, उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी सांस का हाथ पकड़ता है और कमरे में लेकर के उसे बंद हो जाता है। और फिर उस कमरे में क्या होता है दोस्तों, यह आप अंदाजा लगा सकते हो। जब गीता घर में आती है, इधर उधर देखती है कि उसकी मां नजर नहीं आ रही है, वह बाहर कमरे में देखती है कि राजू के जूते बाहर हैं, उसकी मां के भी जूते बाहर हैं। जब उसने अंदर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कमरे की कुंडी लगी हुई थी दोस्तों। उसने जोर जोर से आवाज मारनी शुरू कर दी थी। फिर उसने खिड़की से झांक करके देखा राजू उसकी मां के साथ है, उसने अंदर से कमरे की कुंडी लगा रखी है। वह बड़ी परेशान होती है कि आज जो उसका सब्र था वो टूट गया है। जो 6 महीनों से वह अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं कर पाया था, आज उसने अकेले मौका देखकर मेरी मां के साथ अपनी उस वासना को मिटा लिया कि तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। बहुत देर बाद राजू वो कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरे का दरवाजा खुला तो राजू थका हुआ था। वह जाकर के अपने पति का गिरेबान पकड़ लेती है, उससे कहती है कि कमीने, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे मां के साथ कुछ गलत करोगे। कब से तुम मेरी मां को कमरे में लिए हुए बंद हो। उसकी मां एक तरफ सोफे पर बैठी हुई थी, सर झुकाए हुए थी, अपना हाथ माथे पर रखे टिकाए हुए थी, और राजू ने दरवाजा खोला था। अब उसके पति के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती, उसका गिरेबान पकड़ लेती है, लेकिन उसकी मां उठती है, कहती है कि बेटा बस करो, छोड़ दो इसको। वह बड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, मां तुम्हारे साथ इसने जो किया उसकी सजा यह नहीं है, इसकी सजा तो यह है कि मैं अभी पुलिस में शिकायत करूंगी और इसे आज ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। राजू घबराकर कहता है, मेरी बात तो सुनो। हाँ, मैंने तुम्हारी मां को कमरे में बंद किया, यह मैं मानता हूं, लेकिन क्यों किया? क्या मैं हवस में इतना अंधा हो गया था? क्या मैं हवस में डूब गया था? मेरी बात तो सुन लो। वो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर गहरी सांस लेकर बैठ जाती है। उसकी बात सुनती है कि बताओ, अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? मैं एक बार तुम्हारी बात जरूर सुनूंगी। तब राजू कहता है कि पिछले 6 महीनों से तुम्हारी मां ने मुझे तुम्हारे पास भटकने भी नहीं दिया, हर रात तुम्हारे पास आकर सो जाती है। कभी तुमने भी इस बात को महसूस नहीं किया कि क्या शादी होने के बाद औरत पति का भोग नहीं चाहती है, पति के साथ रात के पलों में अकेला सोना नहीं चाहती है, और तुम रोजाना अपनी मां को सुला लेती हो। मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मां को यह देख रहा था कि या तो यह मानसिक रोगी है या फिर यह मुझसे कुछ चाहती है। इसलिए जब तुम आज बाहर थी तो मैंने इनको कमरे में बुलाया और इनको कमरे में बुलाकर इनको सोफे पर बिठाया, और फिर बिठाने के बाद इनसे जोर देकर कर मैंने डांट कर इनसे कहा कि तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? अगर तुम मुझसे संबंध बनाना चाहती हो तो आज ही मुझसे संबंध बना लो, और आखिर हर रोज तुम मेरी और मेरी पत्नी के दरमियान क्यों आ जाती हो? या फिर मुझे इस बात का राज बताओ। तब तुम्हारी मां जो बताती है वो मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था, मेरे लिए बहुत शौक कर देने वाला था, और इस बद कमरे में मैं तुम्हारी मां से सिर्फ बात कर रहा था। अब उसने कहा कि क्या कहा मेरी मां ने? तब राजू ने बताया कि तुम्हारी मां ने हमारे इस कमरे में भी सीसीटीवी कैमरे, खुफिया कैमरे लगवा रखे हैं। ये मानसिक रोगी है। वो तुम्हारी मां ने बताया कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है, वह तुम्हारे लिए जरा सा दर्द भी सहन नहीं कर सकती है। जब मेरे प्रति तुम्हारा प्यार तुम्हारी मां ने देखा, वो तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए मना नहीं कर पाती है, लेकिन वहीं तुम्हारी मां मानसिक तौर से ये सोचती थी कि मेरा वजन जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हें कितनी पीड़ा होगी, तुम्हें कितना दर्द होगा। यानी जिस वक्त हम पतिप वाली रस्म को निभाएंगे, संभोग करेंगे, और जाहिर बात है मर्द औरत के ऊपर होता है,
औरत नीचे होती है तो उस वक्त में तुम्हें कितना पीड़ा होगी। ये समझती थी, ये इनके दिमाग में ये था कि तुम्हें कितनी पीड़ा होगी। इसीलिए इन्होंने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और जब मैं तुम्हारे करीब होने की कोशिश करता तो यह हमारे पास चली आती या बाहर दरवाजे में खड़ी होकर अपना एहसास करा देती थी। इन्होंने बताया कि मैं अपनी बेटी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। अब यही इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये जो यह नस्लें चल रही है, यह औरत और मर्द के मिलन से ही चली है। और कभी भी मर्द का जिस्म कितना ही भारी क्यों ना हो, मर्द कितना ही मोटा ताजा वजनदार क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर कुदरत ने, भगवान ने वह क्षमता दी है। अगर कितनी भी पतली दुबली औरत है, वह अपने उस पति के डबल वजन को भी सहन कर सकती है और उसमें उसे वह संभोग का आनंद मिलता है, उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। ना कि उसे दर्द होता है या दुखन होती है या उसे वजन महसूस होता है। लेकिन तुम्हारी माँ ये सोचती थी कि मेरी बच्ची को न जाने क्या हो जाएगा। ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई कि बस यह सब कुछ था मेरा, यह रहन सहन, मेरा ढंग। यह तो यानी बताती है कि मेरे पति के सामने ही से था। अगर मैं विधवा जैसी जिंदगी या उनको याद करके रोती अपनी सेहत खराब करती, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी और अपनी बेटी के साथ एक लंबा वक्त गुजारना चाहती थी। मैंने कभी तुम्हारे ऊपर गलत नजर नहीं डाली कि तुम मेरे साथ गलत काम करो। बस अपनी बेटी के लिए मैं बड़ी परेशान रहती थी और इसीलिए मैंने तुम्हें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया। जब यह बात अपनी माँ की वह सुनती है, सीमा, वो भी बड़ी परेशान और हैरान होती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी, राजू भी और उसकी पत्नी सीमा भी मशवरा करते हैं कि उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाया जाए, फिर उसका इलाज चलता है। कुछ दिनों के बाद, इलाज के बाद, शकुंतला ठीक हो जाती है और अपने बेटी और दामाद को आशीर्वाद देती है। उसके बाद उनकी वैवाहिक जिंदगी शुरू होती है। फिर वो लगभग 8 महीने बाद अपने उस कमरे को सुहाग की रात की तरह सजाते हैं। वह दोनों अपने जमाई को भी और अपनी बेटी को भी खुद अपने हाथों से तैयार करके उसकी माँ उस कमरे में भेजती है। अपने दामाद को आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटे, मैं शर्मिंदा हूं। पिछले 8 महीनों से जो तुम्हें पत्नी की ख्वाहिश और पत्नी की खुशी नहीं मिली है, आज मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि अपनी पत्नी के साथ अपनी वैवाहिक जिंदगी को शुरुआत करो। मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। जो मेरे मन की शंका थी, जो मेरे अंदर वह डर था, वह खत्म हो चुका है और मुझे पता चल चुका है कि पतित के मिलन से ही औलाद की उत्पत्ति होती है। अब जल्दी से जल्दी तुम मुझे नानी बना दो और मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से अब दोनों राजू और सीमा की जिंदगी की शुरुआत होती है उसके सुबह को, जब रात को दोनों ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की। सुबह को दोनों बड़े खुश थे और इसी तरह से उसकी जिंदगी गुजरती है और फिर आगे चलकर उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मिलता हूं किसी नई सच्ची कहानी के साथ।